एमडी बुडको, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, आज की इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित सभी शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य सभी उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, ये बहुत अच्छी बात है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा समय समय पर अपने शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालक अधिकारियों के साथ कार्यशाला आयोजित होती है। जनवरी महीने में आयोजित हुई और दूसरी अब बहुत जल्दी ही मई महीने में आयोजित हो रही है। कार्यशालाओं से हमारे एक दूसरे के अच्छे अनुभवों से लाभान्वित होने का अवसर मिलता है। कार्यशालाओं में देश में और राज्य के विभिन्न यूएलबीज में क्या अच्छे काम हो रहे हैं इसको जानने का अवसर मिलता है और प्रशासन में एक दूसरे के अनुभवों से सीख करके अडॉप्शन करना सबसे अच्छा वे फॉरवर्ड रहता है। उस दृष्टिकोण से ये कार्यशाला बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं सचिव और पूरे विभाग को बधाई देता हूँ। देखिए, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि अपने राज्य में जो डेवलपमेंट स्टोरी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काफ़ी तेजी से काम हुआ है और हो भी रहा है। आज पावर सेक्टर की बात करें तो देश के औसत विकसित राज्यों से बेहतर पावर सिचुएशन अपने राज्य की है सतत तौर पर। रोड नेटवर्क की बात करें तो देश का जो एवरेज बेटर परफॉर्मिंग स्टेट है उससे बेहतर यहाँ का रोड नेटवर्क हो भी गया है और सतत तरीके से मेंटेन भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन 3 क्षेत्र है जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एक औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड बहुत अच्छी एक स्पीड चल रही है इन्वेस्टमेंट की। आप सिर्फ इस आंकड़े से जानकारी पा सकते हो कि एमएसएमई सेक्टर में 2015-16 में बैंकों ने 7700 करोड़ रुपया का लोन दिया था बिहार बेस्ड एमएसएमईज को, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 78,000 करोड़ था। तो 10 साल में 10 गुना बैंकों का लोन एमएसएमईज को गया। इससे ये आम अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी काफ़ी गति आ रही है। हालांकि उसके चैलेंजेस है, अभी भी कई पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनकर तैयार है, प्लस सेक्टोरल पॉलिसीज भी बन रही है। सभी में अच्छी गति से काम हो रहा है। दूसरा जो क्षेत्र है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो है हमारा प्लांट अर्बन डेवलपमेंट। अपने राज्य में अर्बनाइजेशन की जो मूल भावना है कि प्लांट तरीके से सारी मूलभूत सुविधाएं हों, उसके बाद घर बने, वो नहीं हो पा रहा है। अब समय है जिसमें सभी शहरी स्थानीय निकायों को जो कानूनी प्रावधान है बिहार अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2012 के और बिहार म्युनिसिपल एक्ट में भी पावर्स है यूएलबीज को, उसके तहत हम प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट हो उस पर जोर दें, उसको इन्फोर्स करें। हमारी सभी शहरी स्थानीय निकायों को कानून में ये पावर है कि वे रेगुलेट कर सकते हैं अपने शहर के प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हम लोग उस पावर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा विभाग है जो कि कानून से ड्रिवन होता है, बाकी रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स गाइडलाइन से ड्रिवन होती है। यहाँ बिहार म्युनिसिपल एक्ट में स्पष्ट रूप से पावर है अर्बन लोकल बॉडीज को, बिहार अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट में पावर है सभी यूएलबीज को, अथॉरिटीज़ को, लेकिन हम लोग उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। फलस्वरूप बहुत ही बेतरतीब तरीके से शहरों का विस्तार हो रहा है, जो भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती का कारण होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि अधिकांश शहरों में यातायात की बहुत गंभीर समस्या है। अधिकांश शहरों में आप मूलभूत सेवाएं, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन हो, उसको
देने में काफ़ी चुनौतियाँ होती है। इसलिए पहला मेरा सुझाव ये है कि नगर विकास एवं आवास विभाग अपनी जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत कर ही रहे हैं और सुदृढ़ करें, और सभी नगर निकाय स्पेसिफिकली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनिसिपलिटी एंड ऑल्सो नगर पंचायत प्लान्ड अर्बन ग्रोथ हो, इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाइए। जो लोग बेतरतीब तरीके से डेवलपमेंट में लगे हुए हैं उसको चेक करना जरूरी है। वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप दूरगामी बहुत बड़ी प्रॉब्लम राज्य को होने वाली है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार नगर सेवा की जब अवधारणा हम लोगों ने करी थी, प्रतिवर्ष कुछ अधिकारी आएंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज शायद सभी यूएलबीज में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिहार नगर सेवा के ही हैं, बाकी विभागों के अधिकारी अब यहीं के बराबर हैं। तो और आने वाले समय में और सुदृढ़ीकरण होगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलपमेंट ऑथोरिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में सीईओ के सहयोग के लिए अलग अधिकारी, इन सब की नियुक्ति आने वाले समय में होगी। हर साल जो नया रिक्रूटमेंट हो रहा है उससे, लेकिन बिहार नगर सेवा को अपनी सार्थकता प्रमाणित करनी होगी। ये सेवा जब सृजित की गई थी तो बहुत इस पर डिलिबरेशंस हुए थे, और हुआ था कि हमें डेडिकेटेड, क्षमतावान, अनुभवी एक ऐसी सेवा चाहिए जो सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट में एक्सपर्टाइज हो, ताकि राज्य का प्लान्ड शहरी ग्रोथ हो सके। अब आप भी जर्नलिस्ट अधिकारियों की भांति अपने कामों को प्रबंधन करोगे तो फिर वो सेवा की सार्थकता रहेगी। इसलिए सभी नगर सेवा के अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि यू हैव टू प्रूव योर रिलेवेंस, एंड आप जो अनुभव हासिल कर रहे हो उसको एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हो, प्लस दूसरी यूएलबीज में अच्छा काम हो रहा है उससे सीख कर, प्लस देश के अन्य हिस्सों में कैसे नगर निकाय अपने दायित्वों को बेहतर तरीके से संपन्न कर रही है उससे जानकारी लेकर के और एक्सपर्टाइज लाइए, ताकि एक एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आए। डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी है, हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन का काम, म्यूनिसिपल लॉज का एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने रिसोर्सेज बढ़ाने की जिम्मेदारी है, एडवर्टाइजमेंट के प्रबंधन के काम है। इस सब में प्रोफेशनलिज्म लाइए ताकि नगर सेवा की एक अलग पहचान स्थापित हो कि बिहार नगर सेवा के अधिकारी बेहतर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चीज़ें बहुत इम्प्रूव कर रही हैं। आज कोई भी पटना आता है तो कहता है कि पटना काफ़ी बदल गया है, तो ये मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर से ही नहीं है बल्कि सेवाओं की बेहतर डिलीवरी से भी है। आज दिन रात सफाई, पानी, सब क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट में काम हो रहा है, उसका फलस्वरूप लोगों में ये इम्प्रेशन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2 और ऑनगोइंग अर्बन 1 PMAY 1 में आप लोगों ने PMAY 2 में पर्टिकुलरली बहुत सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। PMAY 1 के अंतर्गत हमारे जो करीब करीब 1 लाख घर अधूरे बचे हुए हैं उसका बड़ी मेहनत से दिसंबर 2025 तक का अवधि विस्तार किया है। तो जिन कार्यपालक पदाधिकारियों के क्षेत्र में ये काम बचा हुआ है इस पर बहुत कड़ी मॉनिटरिंग करके एक एक बेनिफिशियरी की परेशानी देख करके और सुनिश्चित करिए कि वो पूरे हों। कोशिश करो अगस्त महीने तक पूरा करने की, ताकि कोई 2, 4, 5 घर बच जाए तो उसको 1 आध महीना बाद में कर सको, लेकिन हमें अगस्त तक PMAY 1 के सारे बचे हुए घरों को पूरा करना चाहिए ताकि स्लेट एकदम क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद PMAY 2 पर ऑफ कोर्स फोकस रहे, बट फिर हम लोग PMAY 2 में जिस प्रकार इनिशियल टेक ऑफ बिहार ने लिया है PMAY 2 में, हम लोग इसको इनकेस करवाना चाहते हैं। हमारा PMAY 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो कह सकेंगे भारत सरकार को कि साहब हमारी प्रशासनिक क्षमताएं बहुत विकसित हो गई है, इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी इंप्रूव हो गई है, इसलिए हमें अतिरिक्त लक्ष्य दिए। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके 5 लाख से अधिक लोगों का सर्वेक्षण में नाम शामिल किया, 2 लाख का अप्रूवल हो गया है। देश में सबसे आगे बिहार चल रहा है
और 50-60 हज़ार का अप्रूवल प्रोसेस में है। तो इस अवधि में PMAY 2 के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि अब आपके पास जूनियर इंजीनियर्स भी आ गए हैं, बाकी और भी कर्मी हैं। प्रत्येक शहरी क्षेत्र में वैसे लोग जो PMAY 2 के अंतर्गत पात्र है, उनको 100% आच्छादन होना चाहिए। इसके लिए जब तक आप विशेष तौर पर घर घर जाकर के देखने की व्यवस्था नहीं करोगे, गरीबतम लोग छूट जाएंगे। नगर आयुक्तों को और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को चाहिए कि वार्ड में टीम बना करके होल्डिंग वाइज सर्वे करके देखिए कि कोई पात्र परिवार छूटे नहीं। और अपने राज्य में BLC ही सबसे सफल मॉडल है। हम बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट करने के आदी रहे हैं लंबे अरसे से। तो जहां पॉसिबल हो BLC लेड करिए, लेकिन जहां पॉसिबल नहीं है, मान लिया शहरी क्षेत्र में कहीं सरकारी जमीन में लोग रह रहे हैं, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को, म्युनिसिपलिटीज को चाहिए कि उसका प्रोजेक्ट बनाए। और ये जो हम लोग के मन में एक अनिश्चितता रहती है कि साहब सरकारी जमीन है, इस पर कैसे हम बनाएंगे, तो आपको कॉम्पिटेंट अप्रूवल ही ना चाहिए। मान लिया बिहारशरीफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई स्लम एरिया है जो 5 एकड़ सरकारी भूमि पर बसा हुआ है पिछले 20-30 वर्षों से, तो उसको खाली कराना तो किसी के बस में नहीं है। तो हमें उसका एक प्लान बनाना चाहिए कि साहब इस तरह हम इसमें मल्टी स्टोरी बनाएंगे। यदि उसका पार्क प्राइवेट सेक्टर को देना है कॉस्ट मीट करने के लिए, तो वो उस प्लान में आना चाहिए। आजकल देश में विभिन्न ULBs में तरह तरह के मॉडल है, तो उसका प्रोजेक्ट बेस्ड प्रपोजल्स आना चाहिए एंड उसकी कॉम्पिटेंट अप्रूवल ली जाएगी विभाग के द्वारा कैबिनेट से, इंक्लूडिंग लैंड, इंक्लूडिंग डाइवर्सन ऑफ द लैंड फॉर दिस हाउसिंग पर्पसेस। तो ये क्षमता नगर निगमों को टू बिगिन विद विकसित करनी चाहिए, बड़े नगर परिषदों को विकसित करनी चाहिए। अच्छे कंसल्टेंट हायर करो जिन्होंने देश में इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, और उन कंसल्टेंट को लगा करके फिर प्रोजेक्ट बेस्ड प्रपोजल्स आकर के कॉम्पिटेंट अप्रूवल लेकर के इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चुनौती है कि जो लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं, सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, उनके घर BLC में नहीं बन पा रहे हैं, तो आफ्टर ऑल उसका होगा क्या? हम जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो इसी तरह स्लम के रूप में हम लोग का नाक के सामने रहेगा और जो है शहर को एक अनुचित लुक देता रहेगा। इसलिए PMAY में BLC का काम तो बढ़ चढ़ के करो ही करो, बट इस तरह के जो स्लम एरियाज है उनके इन सिटू स्लम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाने पर जोर दिए जाए। हम लोग राज्य स्तरीय जो बैठक सेक्रेटरी साहब करवाते रहते हैं, उसमें अगले कुछ समय में यदि आप प्रोजेक्ट प्रपोजल्स दे सकें 2-3 महीने के अंदर, कम से कम हर नगर निगम एक प्रोजेक्ट प्रपोजल तो टू बिगिन विद दे कि साहब दिस इज हाउ वी वांट टू मूव अहेड। उसमें जितने घर वहाँ हैं, जितने परिवार रहते हैं, उनको अकोमोडेट कीजिए, और बाकी जितना बचता है उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कीजिए, ताकि आपके पास निधि बने और आगे उसको इस तरह चक्रीय क्रम में बढ़ाना चाहिए। बट इसको करना है, इस झिझक से दूर होइए। भाई आपको कैबिनेट का ही अप्रूवल चाहिए ना, सरकारी जमीन पर लोगों को बनवा रहे हो प्रोजेक्ट बेस्ड, तो कैबिनेट अप्रूवल से होगा। मन में शंका यही रहती है ना कि सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में कैसे दे, बट प्रोजेक्ट बेस्ड प्रपोजल आएगा तो विल गेट इट अप्रूव्ड। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस and municipalities of district headquarters to at least come out with one proposal each in next few months, ताकि उस अनुभव के आधार पर आगे हम लोग बढ़ सकें। शहरी क्षेत्र में हर घर नल का जल स्कीम का बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन हुआ है। हम ऐसी स्थिति चाहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति जब कभी घर बनाए वो कनेक्शन के लिए अप्लाई करे और उसको समय सीमा के अंदर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कनेक्शन मिल जाए। ULBs को, चाहे वो नगर पंचायत हो, कॉरपोरेशन हो, ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी। उसके लिए जरूरी होगा कि जब कभी नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं तो वहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ विकसित हो, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में समय नहीं जाए। तो इसके लिए आपको जहाँ एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसमें गुंजाइश रखनी होगी पाइपलाइन के एक्सटेंशन करने की, ताकि वो अनवरत तरीके से चलती रहे। मैं तो ये चाहूँगा कि आपके यहाँ क्वार्टरली रिव्यू होकर के पाइपलाइन एक्सपेंशन के प्रपोजल्स बनने चाहिए,
और ये छोटे छोटे एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट होते हैं जिसको आप ग्रांट जो मिलती है 15th FC, अब 16th FC होगा या 7th FC स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसके पैसे से अनवरत तरीके से इस काम को लेके जाए। हर 3 महीने पर स्टॉक टेकिंग करके जहाँ अतिरिक्त हैबिटेशन आ रही है वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके रखिए और एक पोर्टल बना लीजिए जिसमें जो भी व्यक्ति को वाटर कनेक्शन चाहिए वो अप्लाई करे, जांच पड़ताल करके, और आप उसको विदिन निर्धारित समय सीमा के अंदर पानी का कनेक्शन दें। ये व्यवस्था आप सबको विकसित करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग अप टू नगर पंचायत, ताकि हम ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय है उसके ट्रू मामले में पूर्ति कर सकें। अदरवाइज लोग हैंडपंप लगाते हैं, फिर इंतजार करते हैं, फिर पैरवी करते हैं कि हमको कनेक्शन दे दीजिए, ठीक नहीं है। हमें आवेदन आधारित, जैसे आज आप बिजली का कनेक्शन के लिए उनका सुविधा ऐप है बिजली विभाग का, उस सुविधा ऐप पर अप्लाई करते हो 2-3-4 दिन के अंदर जांच पड़ताल होकर कनेक्शन मिल जाता है। सेम चीज हमें शहरी क्षेत्रों में वाटर कनेक्शन के लिए विकसित करना बहुत जरूरी है। एक और चीज, जहां PHCD से भिन्न यानी ULBs के द्वारा वाटर सप्लाई मैनेज हो रही है, वहां मेंटेनेंस के लिए आप लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स करिए। हम तो ये कहेंगे कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप किए जाए जिसमें 5 साल के लिए, 7 साल के लिए एजेंसी लगाई जाए और उस एजेंसी का एक डिफाइंड सर्विस लेवल हो जाए, उस आधार पर उसका पेमेंट हो। तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एक वाटर सप्लाई में आप कर दोगे तो आपका बहुत फास्टर जो है रिपेयर होगी और लोगों को उससे संतुष्टि होगी। रोड में जिस तरह लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रोड एसेट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एवर ईयर, उसी तरह वाटर सप्लाई में हम लोग लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें रोड विभाग के जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स है वो सब उपलब्ध है, उनकी सेवा भी ली जा सकती है मॉडल डॉक्यूमेंट विकसित करने के लिए। बट जहां हमारी वाटर सप्लाई स्कीम बड़ी है वहां मेंटेनेंस के लिए एजेंसीज लॉन्ग टर्म बेसिस पर इंगेज करनी चाहिए ताकि आए दिन छोटी छोटी डिफेक्ट्स के चलते डिस्ट्रप्शंस नहीं हो। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार का और बहुत अच्छे संसाधन इसमें मिल रहे हैं, चाहे कचड़े का उठाने से लेकर के और प्रोसेसिंग से लेकर के और उसका वेस्ट टू यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में। और भारत सरकार ने 120 नई ULB का भी प्लान स्वीकृत कर दिया है। हमें इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है सभी EOs को कि हर घर से डेफिनेटली सेग्रीगेटेड कूड़ा उठे और निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जहां उसको जाना है, इंटरमीडिएट कलेक्शन पॉइंट, फाइनल डिस्पोजल पॉइंट, वो जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और शहरों में सफाई के लिए मैक्सिमम मैकेनाइजेशन करिए और मैकेनाइजेशन भी यथासंभव आउटसोर्स्ड बेस्ड रखिए सर्विस के तौर पर। अदरवाइज अपनी मशीन हम लोग खरीद लेते हैं, कभी फ्यूअल का प्रॉब्लम हुआ, कभी रिपेयर का प्रॉब्लम हुआ, कभी ड्राइवर का प्रॉब्लम हुआ, उसी व्यवस्था में एनर्जी चली जाती है। इसलिए जितना अधिक हो सके आउटसोर्स बेस्ड मैकेनाइजेशन स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट में हम लोगों को करना चाहिए। ये जो वेस्ट के डिस्पोजल के लिए साइट का प्रॉब्लम जो है लंबे समय से हम लोग इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये अनुभव है कि शहरी क्षेत्रों विशेषकर नगर पंचायतों के विदिन 5 किलोमीटर थोड़ा प्रयास किया जाए तो अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पूरा डेटाबेस है सरकारी ज़मीन का, तो अनइनहेबिटेटेड एरिया में सरकारी ज़मीन मिल सकती है। हमें पहला प्रयास सरकारी ज़मीन का करना चाहिए, नहीं भी हो तो वैसी स्थिति में विज्ञापन करके हमें खरीदना चाहिए। और अभी हम लोग MPR के बराबर ही वैल्यूएशन देने की नीति बनाए हुए हैं, हम लोग डिस्कस किए हैं उसको कि उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग आगे बढ़ के अपनी ज़मीन ऑफर कर सके, जिनका सरप्लस बेसलैंड है वो दे सके। बट हमें ज़मीन की व्यवस्था निश्चित ही करनी चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट यही होता है कि ज़मीन नहीं है, हम कहाँ डालें। फिर बेतरतीब रोड के किनारे लोग डालने लग जाते हैं, नदी के किनारे डालने लग जाते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है, बदनामी होती है। हमें उसको चेंज कर लेना चाहिए। हमें जो अभी DLC रेट है उसको कैबिनेट अप्रूवल करके लेट्स, बिकॉज वी आर एक्वायरिंग लैंड, ULB इज एक्वायरिंग लैंड, सो लेट्स पे
4 times in case of rural areas as prescribed in the Land Acquisition Act, इसको कर लेना चाहिए। बट मिशन मोड में सभी यूएलबीज को अपनी फ्यूचर आवश्यकता, इमीडिएट आवश्यकता नहीं, फ्यूचर आवश्यकता, आज से 20-30 साल बाद हमको कितना वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको ध्यान में रखते हुए जमीन की व्यवस्था, वेस्ट डिस्पोजल साइट की व्यवस्था निश्चित ही करनी चाहिए मिशन मोड में अगले 5-6 महीने के अंतर्गत। दोनों तरीके हैं। पहला प्रयास सरकारी जमीन इन कंसल्टेशन विद सीओ, बिकॉज डेटाबेस उपलब्ध है सरकारी जमीन के, अब डिजिटाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध, यदि वो नहीं हो तो पैरेलली थ्रू परचेजेस at 4 times of the MBR as prescribed for the land acquisition, और वर्स्ट केस कंडीशन हो तो आइडेंटिफाई करके देन गो फॉर लैंड एक्विजिशन। आप अधियाचना कर दीजिए कलेक्टर को, वो आपके लिए लैंड एक्वायर कर देंगे, यू पे 4 times। बट इसको मिशन मोड में हमें पूरा करना चाहिए। यूएलबीज को रिन्यूएबल एनर्जी फोकस, देखो डायरेक्टली हम लोग के एक्ट में यद्यपि ये पावर और फंक्शन आपका है, परंतु ट्रेडिशनली हम लोग इसको एक्सरसाइज नहीं करते रहे हैं। फलस्वरूप अपने यहाँ शहरों में एनर्जी सेक्टर में यूएलबीज की भागीदारी नहीं के बराबर है। बट ट्रूली स्पीकिंग वी आर ऑल वन, वेदर इट्स एनर्जी डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, वी आर ऑल गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत प्रमोट करना है। हम एक यूनिट पावर 7 रुपए में खरीदते हैं और डिपेंडिंग ऑन दी कंज्यूमर कैटेगरी किसी को 2 रुपए में देते हैं, किसी को 55 पैसे में देते हैं, लेकिन ये 5 रुपए का जो गैप है वो सरकार अपने खजाने से देती है। यदि यही एक यूनिट हम अपना रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट कर देंगे तो ये 3-3.5 रुपए में आ जाएगी जो 7 रुपए में हम खरीदते हैं। और ये जो गैप है 3 रुपए पर यूनिट का, ये अल्टीमेट सरकार की बचत होगी। यूएलबीज को सारे घरों में रूफटॉप सोलर मैंडेट करना चाहिए। आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत करके, आजकल पीएम सूर्य घर का पोर्टल है, उस पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ब्रेडा के द्वारा 400 से अधिक वेंडर्स को इम्पेनल किया हुआ है, उनमें से किसी भी वेंडर से जिससे वो काम कराना चाहता है हाउस होल्ड, उससे काम करा लेगा। और उसमें पर किलोवाट सब्सिडी के नॉर्म्स है। 1 किलोवाट का यदि सोलर क्षमता सृजित करते हैं तो 30,000 रुपये संभवतः है, और 3 किलोवाट के 78,000 रुपये है, और टोटल कॉस्ट करीब 3 लाख रुपए आती है। बट उसका लॉन्ग टर्म फायदा इतना है कि उसका बिल प्राय 0 हो जाता है। तो हमें हर घर में सभी यूएलबीज को मिशन मोड में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर स्थापित कराना चाहिए। आज आप चले जाइए गुजरात में, आपको 50% घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर है। उन लोगों का जो बिजली का बिल है वो प्राय 0 आता है। यही अभियान राजस्थान और बाकी सब राज्यों में, दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। बिहार में कुछ लोगों के मन में है कि यहाँ पर तो जो है उतना सनलाइट नहीं आता है, इसलिए जो है जनरेशन अच्छा नहीं होता। वैसा नहीं, उधर में 20% 21% है, तो हम लोग के यहाँ भी 17-18% हो ही जाता है। अब तो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए वैसा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर, यदि आपको समय मिले तो आप नीलेश को बुला के आधे घंटे प्रेजेंटेशन आज करवा दोगे तो ठीक रहेगा। बिकॉज हमारे इतने यूएलबीज में इतने हाउस होल्ड है, यदि मिशन मोड में इन सबको रूफटॉप सोलर करेंगे तो समय के तौर पर राज्य सरकार की कितनी बचत आप इनडायरेक्टली करोगे, और वो कहीं ना कहीं हम लोग के डेवलपमेंट में काम आएंगे। यूएलबीज के चुने हुए लोगों का मीटिंग करो, मीटिंग करके उनको प्रेरित करो कि हर घर पर सोलर, जिसकी जितनी बड़ी छत, 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। और इतना ही नहीं, बैंकों से इंडिविजुअल को बहुत ही सस्ते दर पर इसमें लोन भी है। मान लिया 3 लाख रुपए का रूफटॉप सोलर प्लांट है 3 किलोवाट का, तो उसमें 78,000 तो सब्सिडी है भारत सरकार की, और रेस्ट पैसा बैंक से 7% इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन है। तो बहुत चीप रेट पर लोन भी मिलता है। ईएमआई भी बहुत उसकी लंबी 10 साल की अवधि है।
तो मिशन मोड पर हम चाहेंगे कि हमारी यूएलबीज अगले 1 साल में लक्ष्य रखें कि हम 100%, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट 75% घरों में रूफटॉप सोलर करके सैचुरेशन करें। और इस पर भी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जब रैंकिंग करे यूएलबीज की परफॉर्मेंस, तो ग्रीनिंग इनिशिएटिव को भी एक पैरामीटर के रूप में रखना चाहिए एज टू हाउ मच एफर्ट हैव बीन टेकन फॉर ग्रीनिंग इनिशिएटिव, बिकॉज लॉन्ग रन में ये बहुत ही जरूरी है। हमारी सारी स्ट्रीट लाइट थर्मल पावर से फीड हो रही है। आप लोगों की जितनी स्ट्रीट लाइट है सारा ग्रिड से बिजली लेते हैं और उसको करते हैं। उसको सोलर से फीड करने की योजना पर हमको काम करना चाहिए ताकि हमारा स्टोर हो और रात में टू अ ग्रेट एक्सटेंट सेविंग, जो हमारी स्टोर्ड बिजली है उससे स्ट्रीट लाइट चल सके। स्ट्रीट लाइट में विशेषकर नगर पंचायतों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वे अभी अभी पंचायतों से नगर क्षेत्र में आए हैं, उनमें लाइट की कमी है जहाँ तहाँ। तो आपके पास जो संसाधन है, चाहे इंटरनल रिसोर्सेज हो और फाइनेंस कमीशन के पैसे हो, राज्य सरकार से मिल रहे पैसे हो, बट कोई भी इलाका अंधारा नहीं रहे, इसके लिए स्ट्रीट लाइट की स्कीम प्रायोरिटी पर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी है, मैंने शहर के सभी रोडों पर कैमरे लगे हों, उस कैमरे का फीड कंट्रोल रूम में हो, आपके ऑफिस में हो, लोकल पुलिस स्टेशन में हो, ताकि शहर में हर गतिविधि इस थर्ड आई के माध्यम से देख सकें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। अभी स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत 4 बड़े नगर निगमों में ये काम हुआ है और 5 में नया राज्य सरकार के पैसे से हो रहा है, बट बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेसिक कैमरा आधारित मॉनिटरिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। अभी तो सेक्रेटरी आईटी भी है तो वो आपको गाइड करेंगे, बट हमारी ये इच्छा है कि हमारे सभी 250 यूएलबीज में एडिक्वेट नंबर ऑफ कैमराज लग जाए और उसका बेसिक फीड नगर पालिका ऑफिस और थाने तक रहे, ताकि इन शहरी क्षेत्रों में लोगों के मूवमेंट को पुलिस देख सके और आप लोग देख सकें। उससे अपराध नियंत्रण में बहुत मदद मिलती है। आज अनेकों क्राइम में इस कैमरे के चलते हुए डिटेक्शन में बहुत मदद मिली है। और जिन 4 शहरों में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ICCC लगा है, वहाँ तो बहुत बड़ा रेवेन्यू भी आया है, दोज हु आर वायलेटर्स अंडर LB एक्ट। तो इसलिए इस पर नगर निकायों को फोकस करना चाहिए। विभाग के द्वारा छोटे मॉडल बना के इनको दे देना चाहिए कि इतने घर की नगर पंचायत है तो ये एक मॉडल है, इतने घर की नगर परिषद है तो ये मॉडल है, ताकि समयबद्ध सीमा के अंदर पर्याप्त कैमरा की विजिबिलिटी होनी चाहिए। वी मस्ट इन्वेस्ट। मैप अप्रूवल, हम नहीं जानते कि नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम में कैसी व्यवस्था है, लेकिन अब हम लोगों ने आपको पर्याप्त जूनियर इंजीनियर्स की सेवाएं दे दी है। काफ़ी 300-400 जेईज आ गए हैं नगर निकायों में। तो अब ये समय है जबकि हमें प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए नक्शे पास करने की बाध्यता हो और नक्शे के अनुरूप ही प्रॉपर्टीज बने, इसको इन्फोर्स करें। जरूरत हो एडिशनल मैन पावर ऑग्यूमेंटेशन का तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में बेतरतीब जिसकी जैसी इच्छा है वैसे कंस्ट्रक्शन को प्रतिबंध करना होगा। और एक बार आप महीना 2 महीना कड़ाई कर दोगे, वायलेशन के मामले में तोड़फोड़ कर दोगे, रोकथाम कर दोगे और जो परपेचुअल वायलेटर है उन पर एक आध FIR कर दोगे, तो जानकारी और गंभीरता होने की जरूरत है। भाई किसी का प्लॉट में मान लिया 2000 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया अलाउड है, लोग क्या करते हैं 2500 बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार हम जैसे ही 500-600 को तोड़िएगा तो उसके बाद अगल बगल सबका जो है संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। लेकिन ये आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। आंख बंद करके रहिएगा तो ये बेतरतीब तरीके से चलता है। और पहले क्या हुआ है सो हो गया, लेकिन आगे जो हो रहा है उसको तो आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। और मैप अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट ऑनलाइन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसका पोर्टल बना हुआ होगा
पीएमसी में तो है, बाकी जगह भी होगा, नहीं है तो उसको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हर जगह उपलब्ध है, इंक्लूडिंग ई म्यूनिसिपैलिटी, बट दिस मस्ट बी कंप्लीट ऑटोमेटिक, ऑनलाइन, टाइम बाउंड, and see to it that maps are approved immediately without much of the efforts to be put in by the applicant. Property tax. भाई ये कौन सी बात है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स 6 महीना डिफर कर दीजिए, नई पंचायत नगर पंचायत में आए। अरे कानून तो कानून है, द मोमेंट इट इज नोटिफाइड एज अर्बन एरिया तो प्रॉपर्टी टैक्स एप्लीकेशन हो ही जाता है। और आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप सेवा कहां से दोगे? रेट्स कैन बी डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड इन द बोर्ड और विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स, होल्डिंग टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। हमें आश्चर्य होता है कि आज के टेक्नोलॉजी के समय में भी हमारा कई यूएलबीज का कलेक्शन बहुत ही कम है, जबकि आजकल टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट करके प्रॉपर्टी टैक्स का काम बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि हालांकि बहुत व्यापक उपलब्धि हासिल करी है इस बार, अभी 16वें वित्त आयोग के समक्ष जो प्रेजेंटेशन अभय ने किया था उसमें 280% का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ दिखाया था, वो कमेंडेबल था, बट स्टिल देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। हम तो 2000 करोड़ तक पहुंचने की बात करते हैं, अभी शायद 400 हुआ है, अभी करीब 400 हुआ है, बट हमारी अनुमान है कि ये 2000 करोड़ सालाना होना चाहिए, ताकि आपके पास पैसे होंगे तभी आप बाकी काम कर सकते हो। इसलिए पे अटेंशन टू प्रॉपर्टी टैक्स। प्रोक्यूरमेंट इन यूएलबीज इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। आप पर तरह तरह का दबाव रहता है, स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि हम निर्णय ले लिए, ऐसा कर दो वैसा कर दो, बट मेरा आपको एडवाइस है कि एक तो विभागीय काम करने को बिल्कुल बंद करो। ये जो 15 लाख के अंदर विभागीय के नाम पर इधर उधर जो करते हैं उसमें सबसे ज्यादा रिस्क ईओ को है और जो जेईई है उनको है। आज के समय में हमारा जीएफआर कहीं भी विभागीय कराने की छूट नहीं देता है। हमें अनिवार्य रूप से ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस से ही प्रोक्यूरमेंट करना चाहिए। डिजिटाइज प्लेटफॉर्म है अपने यहाँ ई-प्रॉक का, वेल्ट्रॉन के द्वारा मेंटेन, या जेम, देश की अधिकांश यूएलबीज जेम से प्रोक्यूरमेंट कर रही है। आपके पास भी जेम की फैसिलिटी उपलब्ध है, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बना रखी है। तो कंज्यूमेबल्स थ्रू जेम, सर्विसेज थ्रू जेम, वर्क्स ओनली थ्रू ई-प्रॉक पोर्टल। बट ये जो विभागीय इधर उधर करते हैं इसको बंद कीजिए, आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। उसकी आड़ में लोग मैनिपुलेशंस करते हैं और उसका अल्टीमेट खामियाजा सरकारी अधिकारी को भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रोक्यूरमेंट में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करें, जेम को प्रमोट करें कंज्यूमेबल्स के प्रोक्यूरमेंट में। शहरी क्षेत्रों में रोड मेंटेनेंस, देखिए जो आरसीडी के रोड है वो तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी के और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने रोड है उनकी मेंटेनेंस की कोई पॉलिसी नहीं है। उदाहरण के तौर पर गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कहाँ है नगर आयुक्त साहब? गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आई बिलीव नगर निगम के कम से कम 100 किलोमीटर रोड होंगे। एक बार बना दिया सीमेंटेड रोड, उसके बाद मेंटेनेंस के नाम पर तो कोई व्यवस्था कहीं भी नहीं है, और जो बिटुमिनस रोड है उनका भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप लोग उसको लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में दीजिए। सभी लोग 15 किलोमीटर का पैकेज बना दो, 20 किलोमीटर का पैकेज बना दो, और उसमें क्या क्या करना है ठेकेदार को ये निर्धारित कर दो। प्लस सर्विस लेवल आप एक्सपेक्ट करो कि साहब हमारा रोड हर समय इस हालत में मेंटेन रहना चाहिए। एक बार लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आप दे दीजिएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपका बहुत हेडेक दूर हो जाएगा, और फिर आपके पास हर समय एजेंसी रहेगी। रोड हर समय चकाचक, जिसको बोलते हैं पटना चकाचक, वैसा रहेगा। रोड के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आरसीडी के डिविजन्स में उपलब्ध है, उसको आपके इंजीनियर्स जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर है वो देख लें। देख करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज के जो रोड है उनको 1 पैकेज, 2 पैकेज, 3 पैकेज, 4 पैकेज, जहाँ जैसा ज्योग्राफी है बना करके लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में दीजिए।
उससे आपको बहुत सहूलियत होगी। फिर आप अपनी एनर्जी सिर्फ नए एरियाज के रोड बनाने में ही लगाएंगे, मेंटेनेंस में फिर वो ईज हो जाएगा। हमारे यहाँ पर शहरों में पार्क पर फोकस नहीं रहा है। प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा तो 1-1 इंच जमीन को बेच दिया जाता है। जहाँ था हाउसिंग बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटीज की कॉलोनीज थी, वहीं पर पार्क है, लेकिन सरकारी जमीन इन सब बसावटों में है। आपकी जिम्मेदारी है ईओज की कि मिशन मोड में अपने क्षेत्र में जो सरकारी जमीन है उसको चिन्हित करें और उसको ग्रीन एरिया के रूप में कंजर्व बनाएं। चाहे आप पार्क बना लो, यदि तालाब है तो जल डैश जीवन डैश हरियाली के अंतर्गत उसको गहरा करके, घाट बना करके और लाइटिंग की व्यवस्था करके उसको घूमने की जगह बनाइए। बट 1-1 इंच सरकारी जमीन को लेकर के प्रोटेक्शन करके, कंजर्व करके ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित कीजिए। इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पड़ा रहता है, अगल बगल लोग अतिक्रमण कर लेते हैं और उसका स्वरूप भी, अस्तित्व खत्म हो जाता है। ईओज को चाहिए कि सीओ के साथ बैठ करके उनके उस नगर पंचायत क्षेत्र में जो 8 पंचायतें थी या 6 पंचायतें थी, कौन कौन सी सरकारी जमीन है, पूरा हिसाब लेकर के, जरूरत हो तो रिटायर्ड जो पटवारी हल्का कर्मचारी थे वहाँ के, उनकी सेवाएं नगर पंचायत में ले लीजिए और लेकर के 1-1 प्लॉट, गवर्नमेंट प्लॉट को प्रोटेक्ट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन बेल्ट टू बिगिन विद, और आगे यदि किसी का कोई कॉमर्शियल यूजेबिलिटी है तो उसको कॉमर्शियल एक्सप्लॉइट कीजिए। बट सरकारी जमीन का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और वंस एरिया नोटिफाइड हो गया है नगर परिषद, नगर पंचायत, तो उसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली बहुत स्लैक हो जाता है। यहाँ की जो परंपरा और हम लोग का एवोल्यूशन है उसमें हम लोग ग्रामीण क्षेत्र पर सीओ ज्यादा ध्यान देता है, अर्बन पर ये ड्रिवन बाय दी यूजर्स। तो इसलिए नगर पंचायत, नगर परिषद को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने इलाके में जो सरकारी भूमि है उसका प्रोटेक्शन करो, बड़ा प्लॉट है पार्क बनाओ, ग्रीन बेल्ट बनाओ, प्लांटेशन करो, और जल बॉडी है, वाटर बॉडीज है तो उसका जल जैस जीवन जैस हरियाली अभियान के अंतर्गत प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन। लैंड मोनिटाइजेशन, हमारे नगर परिषदों और नगर निगमों के पास अच्छी भू संपदा है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल मॉडल डेवलप नहीं हो पाए हैं मोनिटाइजेशन के। हम विभाग को कहेंगे कि अच्छे कंसल्टेंट के पैनल बना करके और लैंड असेट मोनिटाइजेशन पर ड्राइव चलाया जाए। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, डाक बंगला चौराहे पर जो लोक नायक भवन है वो जिला परिषद पटना की प्रॉपर्टी है, और उससे आज इतना रेवेन्यू आता है कि जिला परिषद पटना की जितनी भी स्टैब्लिशमेंट आवश्यकता है उसकी पूर्ति के बाद भी उनका अच्छा डिपॉजिट है। इस तरह की जमीन हर यूएलबी के पास उपलब्ध है। और मेरे विचार से तो शहरी क्षेत्र में जो सरकारी जमीन है, एक्ट में शायद वो भी यूएलबी की प्रॉपर्टी है, नहीं है तो उसको करवा लेना चाहिए। इफ इट इज नॉट देयर देन यू गेट इट डन। मान लिया नगर पंचायत बाबू बरही बना और उसके 50 प्लॉट सरकारी जमीन है, तो उस पर यूएलबी का आधिपत्य होगा। इस तरह का निर्णय कानून में उचित विचार करके करवाना चाहिए ताकि यूएलबी का अपना असेट बेस मजबूत हो, और उसको मोनिटाइज करो। चाहे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, जहां जैसी उपयोगिता है, बट आपको अपना लैंड असेट का मोनिटाइजेशन करना चाहिए। कंसल्टेंट्स एंगेज करो। नगर निगमों को तो मैं कहूंगा कि इम्पेनलमेंट कर लो कंसल्टेंट्स का। जैसे अभी आई थिंक आप कर रहे हो, विभाग में कर रहे हो ना इम्पेनलमेंट, विभाग में आप कर रहे हो, नगर निगमों को भी उनकी सेवा दी जा सकती है। जैसे रोड है, रोड विभाग में डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट का एक पैनल है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब कर दी, और उसके बाद जो जो उस टेक्निकल क्वालिफिकेशन में पात्र पाए जाते हैं उसका एक पैनल बना दिया जाता है। फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइनेंशियल कोर्ट लेकर के उनमें से जिसका L1 है उसको काम दे दिया जाता है। तो उस तरह की व्यवस्था यूएलबी स्तर पर विशेषकर नगर निगम और नगर परिषदों को करनी चाहिए। बट वी मस्ट इंक्रीज आवर रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज लैंड असेट मोनिटाइजेशन। प्रोसेसेस में
डिजिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। जो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के अंतर्गत जो सेवाएं हैं उसको रीलुक करिए, इंक्रीज मोर नंबर ऑफ सर्विसेज ऑफ ULBs इन RTPS, ताकि सिस्टम ड्रिवन हो थ्रू दैट एक्ट, एंड फिर अपना मॉड्यूल्स में डेवलपमेंट करके उसको धीरे धीरे विभाग के स्तर से लीड करके बिल्ड करना चाहिए। एंड लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है, अभी जो नगर संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आप सभी लोग शहरी क्षेत्रों के उन वार्ड और इलाकों में जहां पर नई बसावटें आ रही है उसमें लोगों के साथ संवाद कर रहे हो और उनकी फेल्ट नीड का असेसमेंट कर रहे हो। ये संवाद मात्र बात करने के लिए, मिलने जुलने के लिए नहीं है। संवाद के पीछे जो भावना निहित है वो ये है कि इस इंटरेक्शन से जो फेल्ट नीड आती है लोगों की, उनको प्रोजेक्टाइज करके, स्वीकृति करके और उस पर काम लगाना है चुनाव के पहले, ताकि लोगों में ये विश्वास हो कि हमारी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु काम हो रहे हैं। इसलिए आप सभी अधिकारियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको पूरी गंभीरता के साथ लें। मांग तो अनंत हो सकती है, लेकिन हर वार्ड की, हर संवाद की एक दो जो प्रमुख है उस पर अवश्य ही DPR बना के, एस्टीमेट बना के, स्वीकृति दे के चुनाव से पहले काम लगा देना है। और हम लोग का मिशन है कि हर घर तक पक्की गली और नाली बननी है, हर घर तक वाटर सप्लाई होना है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको हाई प्रायोरिटी देना है, एंड ऑफ कोर्स बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग का जो अर्बन ग्रोथ स्टोरी है वो और बेहतर होगी। और स्टडी है, मैं शेयर करूंगा अभय के साथ, मुझे महुआ में से मिली थी कि अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ रेट है बिहार में, वो देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अगले 2 दशकों में फास्टेस्ट होगी। Urbanization growth in Bihar would be fastest in next 2 decades compared to other parts of the country. इसका एक प्रोफेशनल स्टडी है जो मुझे AS महुआ ने शेयर की थी डिलीवरेशन के दौरान, और बड़ा साइंटिफिक है। सो दिस इज द पोटेंशियल। हमारे यहाँ से हर कोई जिसको क्षमता है वो पटना, मुजफ्फरपुर गया, आना चाहता है, घर बनाना चाहता है, बच्चों का एडमिशन कराना चाहता है, हर कोई जिसको थोड़ी क्षमता है। अब लोगों की कैपेसिटी बढ़ रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आ रही है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। तो हमें रेगुलेशन करके, सुविधाएं दे करके, ट्रांसपेरेंसी ला करके इसको प्लान्ड कर देना है, ताकि हमारे शहर भी देश के अन्य राज्यों के शहरों के अनुकूल हो जाए। और प्रकृति ने यहाँ हरियाली दी है, बहुत अच्छी भूमि के अंदर पानी दिया है, सोना उगलने वाली भूमि दी है बिहार के गंगेटिक प्लेन को। लोग मेहनती है, क्षमतावान है, सब कुछ है, लेकिन हमें लिविंग कंडीशंस बेहतर करनी पड़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे, स्किल अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी पड़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, स्किल, ये 3 हमारे चैलेंजेस है जिसमें आपका एक प्रमुख स्तंभ के रूप में भागीदारी है। आई विल एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू विल टेक इट वेरी वेरी सीरियसली एंड पुट आउट योर बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।